गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का बायो का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में बेसिकली वही सेम चीजें हैं जो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ी थी। सबसे पहले हमें समझना है क्रोमैटिन नेटवर्क। तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो ये फाइबर्स धागे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं धागों को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, या फिर ये पूरा जो क्रोमैटिन फाइबर्स का नेटवर्क है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। और फिर अगर हम बात करें इसके पहले वाले वीडियो में, जो मेरा फर्स्ट लेसन का वीडियो था, मैंने आपको बताया था कि एक क्रोमोसोम जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है और ये जो इसके ऊपर आपको फ्लैप दिखाई देते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। जब क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन हो जाता है तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के बाद इस तरह के आपको फ्लैप्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम क्रोमैटिड्स या फिर इन्हें आपस में सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है। और जो बीच में ये दिखाई देता है कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन, क्रोमोसोम का कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये हो गया। इसके बाद हमें जो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनमें बेसिकली क्रोमोसोम्स के हिसाब से और डीएनए के हिसाब से बेसिक क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक की, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अगर हम बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन काफी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है और क्योंकि बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्योंकि हम ही लोग हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम सेकंड पॉइंट इसका देखें तो हम ये बोलेंगे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें अगर हम उसका डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो जो सेल होती है, सेल के बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से क्या होता है, आपको सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम दिखाई देगा। प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो जो, क्योंकि हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पर इसमें जो है वो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। और अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही कम डीएनए होगा और बहुत ही कम प्रोटीन पाया जाएगा। इसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में तो इसमें डीएनए भी बहुत ज्यादा होता है और प्रोटीन्स का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम की स्टडी हमें किस स्टेज पे करनी चाहिए, तो जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है उसमें सबसे बेस्ट, अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे बेस्ट जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो आपको मेटाफेज की स्टेज पे दिखाई देगा। तो मेटाफेज की स्टेज पे ही हम अगर क्रोमोसोम की स्टडी करें तो हम उसको अच्छे से, वो हमें विजिबल होगा, उसके जो पूरे फ्लैप्स होंगे, वो पूरा जो रीजन होगा वो आपको अच्छे से दिखाई देगा। और इसी स्टेज पे, मेटाफेज की स्टेज पे कैरियोटाइपिंग की जाती है। इसका मतलब होता है कि क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग शेप्स में भी पाए जाते हैं, तो अलग अलग शेप और साइज के हिसाब से उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाता है। तो अगर हमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना है क्रोमोसोम का शेप साइज के हिसाब से, तो वो भी हम किस स्टेज पे करेंगे, मेटाफेज की स्टेज पे। अगर हम क्रोमोसोम को उनके शेप और साइज के हिसाब से अगर क्लासिफाई करें तो इस तरह के टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, ये 4 कैटेगरीज हैं, जिन 4 कैटेगरीज के अंदर हम क्रोमोसोम का जो शेप होता है उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो आप पहला वाला देख रहे हो इसमें आप देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके का, मतलब ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है और ये क्या है, इसका फ्लैप है। इसका मतलब ये है कि इसमें आप देखो ऊपर कोई फ्लैप दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, वो सेंट्रोमियर जो है वो जहां प्रेजेंट है उस एंड को बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड। मतलब कि टीलोसेंट्रिक में जो क्रोमोसोम होता है उसका जो सेंट्रोमियर होता है वो प्रॉक्सिमल एंड पे प्रेजेंट होता है, इस कारण उसका एक ही फ्लैप होता है। अगर हम बात करें एक्रोसेंट्रिक की, तो एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है इसमें जो सेंट्रोमियर है वो आप देखोगे यहाँ पे प्रेजेंट है और इसका एक फ्लैप बहुत छोटा है और दूसरा फ्लैप बहुत बड़ा है, क्योंकि जो उसका सेंट्रोमियर है वो प्रेजेंट कहाँ पे है, किनारे में प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे एक्सट्रीम एंड। ये इसमें एक्सट्रीम एंड पे है और इसमें प्रॉक्सिमल एंड पे है, बिल्कुल टॉप पे है। इसके कारण क्या होता है, इसमें एक आर्म जो है, इसकी एक आर्म काफी लंबी हो जाती है और दूसरी आर्म जो है वो काफी छोटी हो जाती है। अब अगर हम बात करें सब मेटासेंट्रिक की, तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर में नहीं होता, ये सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा डिस्प्लेस है। उस कारण क्या हुआ कि ये दोनों जो आर्म्स है ये लगती है कि बराबर है पर ये बराबर नहीं है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें हम बोलेंगे जो सेंट्रोमियर है इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर, इसीलिए जो दोनों आर्म्स है ये अनइक्वल है, देखने में भले इक्वल लग रही हो। और जो मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल
बीच में होता है। इस कारण क्या होता है, इसकी दोनों आर्म्स होती हैं, इसकी दोनों आर्म्स की जो लंबाई होती है वो बिल्कुल सेम होती है। अगर हम इनकी बात करें तो इनको बोलेंगे किस शेप के लिए, ये बेसिकली रॉड शेप के क्रोमोसोम्स हैं। और ये वाला इसको आप जे शेप या फिर एल शेप बोल सकते हैं। और ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम जो है वो वी शेप क्रोमोसोम है। वी शेप क्रोमोसोम में दोनों जो फ्लैप्स होते हैं उनकी लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जो कि क्या है, डीएनए है। और डीएनए के बारे में जो पॉइंट्स हमें 9th क्लास में पढ़े थे वही हमें इसमें रिवाइज करना है। तो बेसिकली जो आपको पता है कि डीएनए जो है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए है इसकी जो स्टडी की थी वो किसने की थी, जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, जिनका नाम था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इसके पहले भी डीएनए की स्टडी की जा चुकी थी, कुछ और साइंटिस्ट ने भी इसकी स्टडी करी थी, रोजलिंड फ्रैंकलिन वगैरह ने भी की थी। लेकिन जो उसका डायमेंशनल मॉडल है वो डायमेंशनल मॉडल दिया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, जिसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल। और जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल जो स्टेयरकेस होती हैं, सीढ़ियां जो होती हैं, उसकी तरह ये डीएनए का मॉडल रहता है। और इसमें हम बोले तो जो डीएनए है ये किससे मिलकर बना है, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। और एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर और फॉस्फेट, इन तीनों को अगर आप मिला दोगे तो क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और ऐसे जब मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तब जाके क्या हुआ, डीएनए का फॉर्मेशन होगा स्ट्रक्चर का। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, इन नाइट्रोजीनियस बेस को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स। प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नाइट्रोजीनियस बेस को। प्यूरिन्स में जो है वो आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पैरामिडीन्स में आता है साइटोसिन और थायमिन। अब क्या होता है, जो प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स है इनकी आपस में पेयरिंग हो जाती है। एडेनिन की पेयरिंग जो है वो थायमिन से होती है और ग्वानिन की पेयरिंग जो है वो साइटोसिन से होती है। सो the pairing of adenine with the thymine and guanine with the cytosine is known as complementary base pairing। इसे हम complementary base pairing बोलते हैं। और जो एडेनिन है जब वो थायमिन से बॉन्ड बनाता है तो उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जो ग्वानिन है जब वो साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है तो उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, पर ये दोनों ही बॉन्ड जो है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे डबल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है कहाँ पे होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो सेंटर में होते हैं, ये सेंटर में होते हैं। और अगर हम बात करें इसकी शुगर और फॉस्फेट की तो ये किनारे किनारे पे होते हैं, मतलब शुगर और फॉस्फेट किनारे पे जुड़ते हैं और नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो सेंटर में जुड़ते हैं। मतलब यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे टी होगा, उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पे सी होगा तो यहाँ पे जी होगा और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और जब ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर एक कंप्लीट टर्न ले लेता है तो उस कंप्लीट टर्न की जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम पे पूरा डीएनए का मॉडल जो है घूम जाता है, कंप्लीट टर्न ले लेता है। और अगर हम 34 एंगस्ट्रॉम के बीच में नाइट्रोजन बेस को काउंट करेंगे तो हमें 10 पेयर्स मिलेंगे। मतलब एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसाइन, ऐसे अगर आप काउंट करोगे तो आपको 10 नाइट्रोजनस बेस के पेयर मिलेंगे 34 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस में, जहां पे कंप्लीट टर्न ले रहा होगा। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम का इसका ब्रेथ होता है। अगर हम बात करें कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं बॉन्ड से, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के कारण जुड़े होते हैं, पर नाइट्रोजन बेस में आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करें कि हम अगर पूरी काउंटिंग करें तो आप देखोगे नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामिडीन्स निकलेगा। मतलब कि अगर आप A प्लस जी करोगे तो A प्लस जी इक्वल टू C प्लस टी, इनका जो नंबर होगा वो सेम होगा। तो ये हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया। आपको इतना ही इसके बारे में जो है वो याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है कंप्लीट टर्न जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, इसकी चौड़ाई जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, और जो डीएनए है उसको डीऑक्सीराइबो एसिड जो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और जीन्स जो होते हैं जिसके कारण क्या होता है,
कि जो जीन्स ट्रांसफर होते रहते हैं, इसके कारण क्या होता है, बच्चों के अंदर पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। बस इस चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया, इसमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।